नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत। आज है 3 मई 2025 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला वाला जो एडिटोरियल डिस्कस किया जाएगा ये पार्टिकुलरली हमारे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से संबंधित है। शुरुआत करी जाती है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से कि जब हमारे देश में संविधान की रचना की जा रही थी उस समय में लगभग 167 दिन तक बैठक चली थी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की। तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया का कहना चाहिए निर्माण किया गया। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि लगभग 3 साल में हमारी संविधान सभा ने भारतीय संविधान को तैयार किया था। 167 दिन इसमें बैठक चली थी। इसके अलावा भारतीय संविधान को बनाने के दौरान एक बड़ा सवाल ये था कि किस प्रकार की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें अपनानी चाहिए। तो हमने संसदीय प्रणाली के चयन पर जोर दिया था। ठीक है कि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, 3 चीज़ मिलाकर के पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में बन रहा है। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्रीज़ में वहाँ की संसद है और सीधे सीधे राष्ट्रपति हैं। बीच में एक चीज़ गायब हो जाती है, मतलब सीधे सीधे राष्ट्रपति की जगह वहाँ पर राष्ट्रपति को ही मूल सबसे बड़ा मुखिया बना दिया गया। अंबेडकर ने ये तर्क दिया था कि संसदीय प्रणाली में सरकार के कामों के प्रति जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन स्थिरता भले ही कम हो जाती है, लेकिन ये लोकतंत्र के सही संचालन के लिए ज़रूरी हो जाता है। उन्होंने इस पॉइंट पर जोर दिया कि ऐसी प्रणाली सरकार की डेली अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करेगी। जो पार्लियामेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्रस्ताव ला सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। और चुनावों के माध्यम से समय समय पर पीरियडिक अकाउंटेबिलिटी भी हमको देखने को मिलेगी। अब लेकिन हम देखते हैं कि ओवरसाइट मतलब जो निगरानी है उसमें हमें कमी देखने को मिल रही है। निगरानी की भूमिका घटते जा रही है, जो एक चिंता का विषय है। जबकि संविधान में चेक एंड बैलेंस का प्रावधान है, इसके बावजूद भी लेजिस्लेटिव ओवरसाइट डिमिनिश्ड हुई है या फिर घटते जा रही है। इसको देखेंगे कि किस प्रकार से जो जवाबदेही है पार्लियामेंट की वो कम होते जा रही है। देखिए, शासन में एफिशिएंसी ज़रूरी है। पार्लियामेंट में आप ये बोलते जाएं कि हमने 100 कानून पारित कर दिए, 200 कानून पारित कर दिए, लेकिन यदि उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहे तो वो चीज़ कोई मतलब की नहीं रह जाती है। तो पार्लियामेंट की भूमिका को एग्जीक्यूटिव की एक्शन मतलब कार्यवाही की जांच में मजबूत करना जरूरी है, लेकिन कानून बनाने के लिए नहीं, बल्कि उनके प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए भी। एंड यदि भारत अधिकतम गवर्नेंस चाहता है तो उसे अधिकतम अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करनी होगी। इसके लिए संसद को मजबूत करना जरूरी हो जाता है। दशकों के दौरान कई दशक हो चुके हैं। पार्लियामेंट ने इस मैंडेट को पूरा करने के लिए अलग अलग एरे मैकेनिज़्म विकसित किए हैं। कुछ फॉर्मल हैं और कुछ कन्वेंशन के हिसाब से हैं। जैसे कि हमारे देश में चलता है क्वेश्चन हावर। ठीक है, क्वेश्चन हावर रहता है ना हमारे देश में कि भाई कोई भी व्यक्ति किसी सरकार से क्वेश्चन खड़ा कर सकता है। क्वेश्चन हावर की डेली जांच और शून्यकाल की स्वाभाविकता से लेकर के संसदीय स्थायी समिति हैं। ठीक है, इन सब के पीछे के कामकाज ये उपकरण जवाबदेही के लिए एक ढांचा तैयार करते हैं। क्या क्या चीज़ें हमारे पास? क्वेश्चन हावर है, जीरो हावर है। इसके अलावा स्टैंडिंग कमिटीज़ बनाई गई हैं कि लोकसभा राज्यसभा ने यदि कोई चीज़ पारित किया है, कोई कानून बनाया है, तो स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया जाए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप सरकार से। अब थ्योरेटिकल रूप से देखा जाए, ये संसद सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को गहन सवाल पूछने, डिटेल्ड जानकारी प्राप्त करने और नेसेसरी होने पर नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाने का अधिकार दे देते हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से चेक्स एंड बैलेंस की व्यवस्था करी गई है। अपने मजबूत ढांचे के बावजूद संसद की मतलब पार्लियामेंट की जो ओवरसाइट है ना,
अक्सर कमज़ोर पड़ जाती है, इसको कैसे करके ठीक करेंगे। क्वेश्चन हावर जो सरकार की जवाबदेही पर रोजाना ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्धारित किया गया था, अक्सर शोर और प्रदर्शन के कारण डिसरप्ट हो जाता है, जिससे बैठकें एडजर्नमेंट हो जाती हैं, स्थगित हो जाती हैं और महत्वपूर्ण मुद्दे बिना हल किए ही रह जाते हैं। 17वीं लोकसभा मतलब 1919 से 24 के दौरान प्रश्नकाल ने लोकसभा में अपनी निर्धारित समय का 60% और राज्यसभा में 52% समय तक कार्य किया। पूरा 100% टाइम यूटिलाइज नहीं हो पाया, जिससे इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है इसमें सिग्निफिकेंट कमी आई है। अब यहाँ तक कि जब ये काम करता है, जब ये ऑपरेट हो रहा है, तो इंडिविजुअल जो एमपीज होते हैं अक्सर आइसोलेटेड क्वेरीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इसके बजाय कि वे जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स या फिर क्रॉस मिनिस्ट्रीज प्रॉब्लम की व्यवस्थित जांच करें। लेकिन ये सारे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे जाते हैं, सब अपनी पर्सनली चीज़ों को लेकर के बैठ जाते हैं। इसके बाद पार्लियामेंट्रीज कमिटीज़ के बारे में भी बोला जाता है, जिसमें विभाग संबंधित स्थायी समितियां, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ भी हैं, नियमित रूप से इनकी बैठक हो रही है। ठीक है, तो मीट और डिटेल्ड रिपोर्ट्स तैयार करती हैं, हालांकि इन्हें अक्सर सदन में चर्चा के लिए नहीं लाया जाता है, नॉट टेकन अप फॉर डिसीजन, ये प्रॉब्लम है। इसलिए ये जो डिटेल्ड पॉलिसीज एंड स्कीम्स का इवोल्यूशन करने के बावजूद समिति की जो फाइंडिंग है इनको कानूनी रूप नहीं दे पाया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं लिया जा रहा है, लिमिटेड इन्फ्लुएंस है इनके डिसीजन का। मतलब डिटेल्ड स्क्रूटनी के लिए उनके आदेश होने के बावजूद भी समिति की सलाह मशविरा अपेक्षाकृत छोटे समूह के हितधारकों को शामिल करता है, जिससे वे विविधता और इनपुट की व्यापकता को लेकर के चिंता पैदा करती हैं। इसके अलावा बोला जाता है कि इनकी जो इनहेरेंटली मतलब जो स्वाभाविक रूप से अस्थायी संरचना सदस्य को विशेषज्ञता और इंस्टीट्यूशनल स्थिति विकसित करने की क्षमता को भी लिमिटेड कर देती, क्योंकि ये 2-4 महीने 2-4-10 दिन के लिए सदस्य बने हैं। इसके अलावा अच्छा रहता है कि इनको परमानेंट रखा जाता है। हालांकि इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम हैं, इसके बावजूद भारतीय विधायी निगरानी ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करी है। जैसे कि कुछ समितियां हैं जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। यदि हम बात कर लेते हैं रेलवे की स्थायी समिति ने भारतीय रेलवे द्वारा 2015 में लाभांश भुगतान डिविडेंड पेमेंट को माफ़ करने की सिफारिश करी थी, ताकि इसकी वित्तीय स्थिति को हम सुधार कर सकें, जिसे 2016 में लागू कर दिया गया था। मतलब ये उदाहरण देता है कि संसद की समितियों ने रेलवे की वित्तीय स्वास्थ्य को सुधारने के लिए कदम उठाए थे, जिसकी सिफारिशों को लागू किया गया था। इसके अलावा परिवहन पर स्थायी समिति ने कौन सा काम किया था? 2017 में मोटर वाहन विधेयक में संशोधन पर प्रभाव डाला था, जिसमें तीसरे पक्ष के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पर कैप्स को हटाया गया और एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड की स्थापना करी गई। मतलब ये बताता है कि संसद की समितियों ने सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम किए हैं। इसके अलावा और कुछ भी महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि पब्लिक अंडरटेकिंग पर कमेटी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित हाईवे प्रोजेक्ट में डिले को एड्रेस करना, जिसमें ये सिफारिश करी जाती है कि परियोजनाएं केवल तब चालू हो पाएंगी जब 80% जमीन और क्लीयरेंस प्राप्त हो जाए। मतलब संसद की समितियों ने सार्वजनिक उपक्रमों की परियोजनाओं में देरी की समस्या को सुलझाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। इसी प्रकार से यदि हम बात कर लें, एस्टीमेट्स कमेटी ने डोमेस्टिक यूरेनियम प्रोडक्शन को बढ़ाने की सलाह दी, नए माइंस को खोलने के द्वारा, ताकि इंपोर्ट पर निर्भरता को हम कम कर सकें। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान महत्वपूर्ण जो डिले हुआ था, इसके अलावा ओपेक अपॉइंटमेंट करप्ट प्रैक्टिस का खुलासा किया था।
ऑन एन एवरेज देखा जाए पीएसी ने पिछले 8 सालों में हर साल 180 रिकमेंडेशन दिए थे, जिनमें से 80% को सरकार एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि भाई निष्कर्ष क्या निकलता है इस एडिटोरियल का। निष्कर्ष के रूप में, जबकि भारत की संसद की निगरानी प्रणाली पार्लियामेंट्री ओवरसाइट सिस्टम में सुधार की संभावना है, इसने सरकार को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिक प्रभावी शासन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को, पार्लियामेंट को अधिक टूल और रिसोर्सेज से सशक्त करना, पारदर्शिता और भागीदारी को सुनिश्चित करके कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की क्षमता को बढ़ाकर के मजबूत किया जाना चाहिए। अगला वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये कलकत्ता में लगी हुई फायर से रिलेटेड है। ये जो भीषण घटना है, इस प्रकार की घटनाएं गर्मी के मौसम में बहुत ज़्यादा आम हो जाती हैं। तो इससे हमें क्या सीख लेने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। ट्यूसडे को कोलकाता के बूढ़ा बाजार के मछुआ मार्केट इलाके में एक होटल में आग लगने से 14 लोग मारे गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे और 13 लोग घायल हो गए। फायर इंजन मतलब दमकल वाहन को इस भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचने में काफ़ी मुश्किल गई थी और काफ़ी लेट पहुंचा, वो टाइम में नहीं पहुंच पाया। एंड ऐसा अपीयर होता है कि कई सारे पीड़ित की मौत दम घुटने से हुई थी। धुआं भी उतना ही खतरनाक हत्यारा होता है जितनी आग की लपट होती है। तो धुआं से कैसे करके बचा जा सकता है, इसके अलावा बिल्डिंग से कैसे करके आप अपनी जान बचाएंगे, क्योंकि हड़बड़ी में लोग कूद कूद करके भी बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। धुआं तेज़ी से ऊपर उठता है और बचने के लिए लोगों को नीचे की ओर पहुंचना पड़ता है। इस 6 मंजिल होटल में केवल 2 ही सीढ़ी थी, हैड ओनली 1 स्टेयर, सॉरी 2 नहीं, केवल 1 ही सीढ़ी थी। और पहली मंजिल पर आग लगने से लोग ऊपर फंस गए। दिक्कत वाली बात ये हो जाती है, कट ऑफ एस्केप, आप भाग भी नहीं सकते। एक व्यक्ति जान बचाने के लिए इमारत से कूद गया एंड जंपिंग के बाद उसकी डेथ हो गई। बचने के और कोई रास्ते नहीं थे, नो अदर एक्सेसिबल मीन्स फॉर एस्केप, जो कि अपने आप में फायर सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन है, वायलेशन ऑफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स है। गुरुवार को राजस्थान के ऐतिहासिक शहर अजमेर में भी इसी प्रकार की एक और घटना घटित हुई थी, जहां पर हम देखते हैं कि एक जो 5 मंजिला होटल थी, यहां पर आग लग जाती है, जिसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी। कुछ गेस्ट खिड़की से कूदने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और फिर से दमकल की गाड़ियां उनके पास नहीं पहुंच पाई थी, और फिर हाल वही होता है जो कि इस समय में हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डिवास्टेटिंग फायर है, विनाशकारी आग है, भीड़ भाड़ वाली इमारतों में लीडिंग टू ट्रेजिक लॉस, बहुत ज़्यादा दुखद नुकसान होता है। इसमें जान भी जाती है, संपत्ति भी जाती है। ये एक हिस्सा बन चुका है हमारी लाइफ का। ये चिंताजनक रूप से एक आम घटना हो गई है। ये केवल एक जगह नहीं हो रही, पूरे भारत भर में इस प्रकार की घटनाएं हमको देखने को मिल रही हैं। बोला जाता है कि वहाँ पर विपक्षी नेताओं ने ठीक ही कम से कम 8 बड़ी आग की घटनाएं गिनाई हैं, जो पिछले 1.5 दशक में हुई हैं। शुरुआत 2011 की AMRI हॉस्पिटल फायर से हुई थी, जिसमें लगभग 89 लोगों की डेथ होती है। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आग के बाद गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन की बात कही है, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला था कि वहाँ केवल 1 स्टेयर ही थी। तो बनर्जी ने ऐसी आग की घटनाओं को एक्सीडेंट बताया है जिन्हें रोका नहीं जा सकता था, लेकिन वास्तव में अजमेर और कलकत्ता की ये जो त्रासदी हुई है पूरी तरह से प्रिवेंटेबल थी, और अगर मिटिगेशन बेटर होता तो जान हम बचा सकते थे। बोला जाता है कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं इधर उधर हो रही हैं, जगह जगह पर हो रही हैं, और इनसे हमें सीख लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारी जो होटल हैं उनकी डिज़ाइन कैसी होना चाहिए, तब जाकर के उसको अप्रूवल दिया जाए। भारत के कई शहरों और महानगरों के अंदरूनी क्षेत्रों में अभी भी भारी मात्रा में हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन उनके सेफ्टी फीचर्स आउटडेटेड हो चुके हैं।
ये इमारत वर्तमान फायर एंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं करती हैं। इसमें फायर एस्केप मतलब आग से बचाव के रास्ते, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं रहता है। ये इमारतें पुराने ज़माने की हाईली फ्लेमेबल मटेरियल से मतलब बहुत ज्वलनशील पदार्थों से बनी होती हैं। ये चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। अब आगे बताया जाता है तीसरे वाले चैप्टर में, यदि हम महानगरों के विपरीत बात करें, मेट्रोपोलिस के विपरीत बात करें, जिन्होंने देखा है पिछले कुछ दशकों में अपने भीतरी इलाकों का कुछ पुनर्विकास हुआ है, कोलकाता ऐसा लग रहा है कि उस चरण से चूक गया। तत्काल में हमको क्या क्या चीज़ शामिल करना चाहिए, जैसे कि कम ऊंचाई वाले फुटपाथ बनाएं ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इमारतों के पास आसानी से पहुंच सकें। इमारतों में आग रोकने वाली सामग्री को जोड़ना या फिर प्रतिस्थापित कर देना। फोल्ड होकर खुलने वाली धातु की सीढ़ियों का उपयोग पर विचार किया जाना चाहिए, जो कि इमारत के बाहर आपातकालीन एग्जिट के रूप में काम करेंगी। एंड आग सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सावधानी पूर्वक इसकी जांच होना जरूरी है। ये भी ज़रूरी हो जाता है कि फायर फाइटिंग टीमों को भी कुछ हथियारों से लैस किया जाए विथ मोर ब्रीदिंग अपार्चर्स, ताकि वो लंबे समय तक सांस ले सकें। सो मोर पर्सनल कैन रेस्क्यू, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रेस्क्यू कर सकें, क्योंकि इन इमारतों के सीमित रास्ते अक्सर धुएं से भरे होते हैं। तो जो लोग उनको बचाने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था, उनके लिए भी टूल्स अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट वाले आर्टिकल की तरफ यदि हम चलें दोस्तों, तो इसमें चर्चा की जाती है कि भारत कैसे करके ग्लोबली जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको फेस करेगा, कैसे करके उनका सामना करेगा। भारत की नई चुनौती और मौका। आज दुनिया में ट्रेड और पावर का खेल बदल रहा है। जैसे 1498 में वास्को डी गामा के भारत आने के बाद हुआ था। उस समय केरल के जामोरिन राजा ने कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी और भारत पीछे रह गया था। आज के टाइम में ग्लोबल वैल्यू चेन मतलब देशों के बीच माल और सेवाओं का नेटवर्क बदलते जा रहा है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, इसलिए इसको स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बोला जा रहा है कि पहले जो चीज़ें बनाई गई हैं अब वो काम नहीं कर रही हैं। मतलब WTO और यूनाइटेड नेशंस जैसे संगठन कोई काम के नहीं रह गए, क्योंकि अमेरिका और चाइना अपने नियम खुद बना रहे हैं, उनको इन संगठनों से कोई मतलब नहीं। कोविड-19 के टाइम पीरियड पर अमीर देशों ने वैक्सीन और दवाएं अपने पास रख ली थीं, गरीब देशों की उन्होंने कोई परवाह नहीं करी। ऐसे टाइम में WTO ने कोई साथ नहीं दिया, UN ने भी कुछ नहीं किया। अब ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे समूह मजबूत हो रहे हैं और कई देश इसमें शामिल होना चाहते हैं, लेकिन फ्यूचर में ऐसा ना हो कि ये भी WTO और UN की तरह हो जाए। आगे देखा जाए अमेरिका और चाइना की जो लड़ाई है, अमेरिका एंड चीन की लड़ाई और भारत की क्या स्ट्रेटजी इसमें रहने वाली है। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वहाँ की मिलिट्री पावर हो, तो वो दोनों में ही बराबरी पर चल रहे हैं। वे एक दूसरे पर आयात शुल्क लगा करके कंपटीशन पैदा कर रहे हैं और दूसरे देशों को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत को चीन की तरह स्मार्ट बनना पड़ेगा। जैसा चीन ने WTO में शामिल होकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, भारत को भी नए अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। मोदी ने बोला है कि ये एशिया की सदी है, भारत को आसियान और अफ्रीका के साथ मिलकर के नए नए ट्रेड के MOU पर साइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें ये समझना है कि भाई आने वाले टाइम पीरियड में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का ज़माना होने वाला है, तो भारत को भी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन और टेक्नोलॉजी दोनों के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, तब जा कर के भारत पूरी दुनिया से आगे निकल पाएगा। पहले भारत की विदेश फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइनमेंट पर फोकस किया जाता था, लेकिन टेक्नोलॉजी और ट्रेड को नज़रअंदाज किया गया।
आज के टाइम में एआई चिप्स का निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही किसी भी देश की पावर है। चाइना ने हमें सीख दिया है किस चीज़ की, पेटेंट, सस्ती बिजली, खुद की टेक्नोलॉजी पर फोकस करो। भारत को भी यही करने की ज़रूरत है। अब इसके बाद अगला कदम क्या हो सकता है? अगला कदम ये हो सकता है कि भाई दुनिया का नेतृत्व करने के लिए भारत को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एआई मॉडल जैसे डीपसीक और डिजिटल इनोवेशन पर काम करना चाहिए। राजनीतिक एकता जरूरी है। सभी दल और राज्यों को मिलकर के शिक्षा, रोजगार और टेक्नोलॉजी पर, रिसर्च पर सहमति बनानी होगी। अफ्रीका और आसियान के साथ हमें जुड़ने की ज़रूरत है। ये देश भविष्य में अमेरिका, यूरोप से बड़े बाज़ार बन जाएंगे और भारत इनके साथ में बेटर तरीके से अपने रिलेशन को ट्रेड में बदल पाएगा।